हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आपको वीडियो के टाइटल से ही पता चला होगा कि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप तक जब ये वीडियो पहुंच जाएगा तो कोशिश कीजिए ये वीडियो आप उन सारे स्टूडेंट्स तक, उन सारे टीचर्स के साथ शेयर करें जो कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में या तो अपेयर हो रहे हैं या फ्यूचर में उनको इस टीचर एग्जाम को क्रैक करने या क्वालिफाई करने का कोई इरादा हो। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ आदिल खांडे एंड आई एम फ्रॉम अनंतनाग। मैंने पीजी बीएड नेट गेट और सीटेट क्वालिफाई किया है और इस सीटेट को मैंने क्वालिफाई किया है जैन 2024 विद 70 परसेंटाइल। इसके अलावा आई एम करंटली एसोसिएटेड विद टीचिंग। मैं एज काम कर रहा हूँ पीजीटी सोशोलॉजी। पिछले 5 सालों से मैं इसी टीचिंग के साथ एसोसिएट हूँ और लास्ट ईयर से हमने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एस्पेरेंट्स और पर्टिकुलरली टीचर्स को भी इस चीज़ की गाइडेंस या प्रिपरेशन या कोचिंग देना स्टार्ट कर दिया है। तो पहले बात होगी इस सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की। ये टेस्ट क्या है, कौन सी चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड है, सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा ताकि आपको इधर उधर कोई भी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। पहली चीज़, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस एग्जाम का है, दिस इज क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग मतलब यहाँ पे कोई मेरिट वगैरह नहीं है कि कोई टॉप 6% को लिया जाएगा, टॉप 10% को लिया जाएगा जिस तरीके से आप नेट एग्जाम में देखते हो। वैसा कोई सीन यहाँ पे नहीं है। क्वालिफाइंग एक है, क्वालिफाइंग है और बेंच मार्क क्राइटेरिया जो है दैट इज 60%। 60% मतलब 90 क्वेश्चन आउट ऑफ 150। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो ये एटलीस्ट आपको स्कोर करना पड़ेगा 90 क्वेश्चन रिगार्डलेस ऑफ द सेक्शंस। आप किस सेक्शन में कितने करते हो इट डजंट मेक सेंस। हमें अलग से सेक्शंस को क्वालिफाई नहीं करना होता। वो मैं अभी बात करूंगा कि मैं किन सेक्शंस की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल 150 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं पेपर में, उनमें से मुझे 90 एटलीस्ट 90 मेरे सही होने चाहिए। दूसरा चीज़, ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस। वहाँ पे 2-4 आंसर्स दिए गए होते हैं और वी हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। और नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है ही नहीं, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 150 क्वेश्चन कर लिए और उसमें से फॉर एग्जांपल आपके 100 ठीक हुए, 40 गलत हुए, तो आपको कोई मार्क्स नहीं कटेगा। आपको 100 जो आपने सही करी होंगी वो आपको दिखाया जाएगा कि आपके 100 सही है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप ऑलरेडी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं क्योंकि आपके 90 स्कोर हो गए, 90 पार ऑफ हो गए। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा ये पेन एंड पेपर बेस एग्जाम है, मतलब कंप्यूटर वगैरह से उस पर एग्जाम नहीं देना होगा। वहाँ पे आपको सीधे फिजिकल फॉर्म में पेपर मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगा और उन्हीं सर्कल्स को फिल करना पड़ेगा। तो देयर आर दो पेपर्स होते हैं इस सीटेट में। पहला होता है पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट जो है ये उस इंसान के लिए है जो कि हु इंटेंड्स टू बी टीचर फॉर क्लास फर्स्ट से लेकर 5th तक। मतलब जो इंसान ये चाहता है कि मुझे प्राइमरी लेवल में जाना हो, क्लास 4 से लेकर क्लास 5 तक जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, जैसे पीआरटी लेवल हम इसको बोलते हैं। तो अगर कोई बंदा इस आइडियालजी के साथ, इस इंटेंशन के साथ जाता है कि मुझे इन्हीं बच्चों को पढ़ाना है और उसके पास डिग्री भी है, तो वो पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल होगा और उसको फिर पेपर फर्स्ट में ही जो है अपेयर होना पड़ेगा। इसके अलावा होता है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड उस इंसान के लिए, उस एस्पिरेंट के लिए और उस टीचर के लिए हु इंटेंड्स टू बी टीचर फॉर क्लास 5th से लेकर क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक, 6, 7 और 8। अगर कोई जाना चाहता है इन क्लासेस को पढ़ाने के लिए, जिसको हम ट्रेन ग्रेजुएट लेवल टीचर भी बोलते हैं, तो उसको जो है पेपर सेकंड इसी में अप्लाई करना होता है और इसी पेपर सेकंड को क्वालिफाई करना होता है। तब जाके वो एलिजिबल बन जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक पढ़ाने के लिए। तो दिस वाज अबाउट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी। ये टोटल मसला क्या है। इसके बाद जो हमने अभी बात करी पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में हमें कुछ जो इसकी कंपोजिशन है, मैंने अभी बोला ये जो है ये पेपर फर्स्ट हमें लगता है प्राइमरी स्टेज पे। पहली बात तो ये। दूसरा, जो एग्जाम का ड्यूरेशन होता है वो होता है 2.5 आवर्स। मतलब जो आपका एग्जाम होगा फाइनल डे पे 6 सितंबर को जो एग्जाम होने वाला है, आपको वहाँ पे पेपर करने के लिए 2-2.5 घंटे मिलेंगे, 2.5 आवर, ठीक है, मतलब 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। और 2.5 घंटे में आपको टोटल एमसीक्यूज कितने हैं, टोटल एमसीक्यूज 150 है और मार्क्स भी इसके टोटल 150 है। और जो पेपर फर्स्ट है इसमें हमारे कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके 30 मार्क्स होंगे, 30 मार्क्स और 30 एमसीक्यूज। इसी तरीके से दूसरा है मैथमेटिक्स कंपलसरी सेक्शन है ये, इसके भी 30 एमसीक्यूज होंगे और 30 मार्क्स इसके भी है। तीसरा जो यहाँ पे कंपोजिशन इसका पार्ट है जो मैं अभी बोल रहा था सेक्शन, ये एनवायरमेंटल स्टडीज है, कंपलसरी है, 30 मार्क्स, 30 एमसीक्यूज होंगे, 30 मार्क्स करेंगे वो। और उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट होगा जो कि कंपलसरी है, और उसके भी 30 एमसीक्यूज, और लैंग्वेज सेकंड और उसके भी 30 एमसीक्यूज। टोटल एमसीक्यूज बनते हैं 150 और टोटल मार्क्स बनते हैं 150। दिस इज फॉर पेपर फर्स्ट। और ये पेपर फर्स्ट जो है आपको पता ही है प्राइमरी स्टेज पे जरूरत होता है, तो इसके लिए डिग्री भी वैसी ही लगती है। जैसे इस पेपर फर्स्ट के लिए हमारे पास जो डिग्री होनी चाहिए वो उसका नाम होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। या तो डिप्लोमा होना चाहिए या मतलब कोई इंटीग्रेटेड डिग्री होगी, बैचलर्स डिग्री होगी, मगर वो इसी एलिमेंट्री लेवल पे होती है। एलिमेंट्री लेवल की डिग्री इसके लिए ज़रूरत होती है। तो अगर जिसके पास वो है तो वो पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल बन जाता है, तो वो इसी पेपर के लिए अप्लाई कर सकता है। अब जो दूसरा पेपर जिसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे जो कश्मीर के अपेयर हो रहे हैं सीटेट में, सारे बच्चे इसी पेपर में फॉल करते हैं क्योंकि ये वही पेपर है जिसके लिए बीएड हमारा जरूरी है। या तो अपेयरिंग होना चाहिए या तो कंप्लीटेड बीएड होना चाहिए। अपेयरिंग इन द सेंस कि या तो वो एंड सेमेस्टर्स में होना चाहिए, 3rd 4th सेमेस्टर का एग्जाम अभी देना है, वही क्लासेस चल रही हैं, तो वो भी एलिजिबल है और जिन्होंने कंप्लीट किया है वो भी एलिजिबल है। और जो एलिजिबल बन जाता है फिर टीचर इसको क्वालिफाई करने के बाद वो इन्हीं 6 से लेकर 8 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल बन जाता है। इस एग्जाम का भी ड्यूरेशन जो है 2.5 आवर्स है। और ये भी याद रखना कि जब ये एग्जाम होता है तो इट वेरीज, कभी कभार मतलब पेपर फर्स्ट ही पहले लिया जाता है, पेपर सेकंड सेकंड हाफ में लिया जाता है। तो या तो पेपर सेकंड पहले हाफ में लिया जाएगा, पेपर सेकंड जो है, पेपर फर्स्ट जो है सेकंड हाफ में लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से होते हैं जो कि दोनों पेपर्स में अपेयर होते हैं, तो अगर एट ए टाइम एग्जाम लिया जाएगा तो ऑब्वियस बात है वो कहाँ से फिर अपेयर हो पाएंगे, उनको फिर चॉइस होगी कि एक ही में अपेयर रहना। लेकिन ये दो टाइमिंग्स में ये पेपर लिए जाते हैं, पहला पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड, इसी तरीके से होता है। मतलब दोनों, किसी ने अगर दोनों पेपर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। उसके बाद जो ये पेपर सेकंड है इसका जो कंपोजिशन,
की जो कैटेगराइजेशन, इसका जो डिवीजन है, इसमें हमें पहले देखने को मिलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की 30 क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें भी 30 मार्क्स होते हैं और इसके बाद हमारा ऑप्शनल सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये पेपर इसी तरीके से पूछा जाता है, मतलब जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको पहले ही ये सीडीपी के सीरियल में क्वेश्चन मिलेंगे, ये ये स्टार्ट होंगे फ्रॉम सीरियल 1 टू सीरियल 30। इसी तरीके से उसके बाद हमारा ऑप्शनल सेक्शन देखने को मिलेगा, सीधे पेपर में भी होगा मैथमेटिक्स और सोशल साइंस या एसएसटी, ठीक है। पेपर में दोनों होंगे, मतलब अब स्टूडेंट को अपने लेवल पे जो उसने चूज किया होगा फॉर्म सबमिशन के टाइम पे वही वाला सेक्शन करना होता है। और ये बात भी याद रखनी है कि जो हमने पेपर के टाइम पे जब हम ऑनलाइन, मतलब जब हमने पेपर ये फॉर्म सबमिट किया, उस टाइम पे जो भी हमने सिलेक्ट किया, चाहे मैंने मैथ साइंस सेलेक्ट करा हो, चाहे मैंने सोशल साइंस सेलेक्ट किया हो, मुझे एग्जाम में भी वही चीज़ करके आनी है। ऐसा नहीं होगा कि मैं पेपर में जो है मैंने ऑनलाइन फॉर्म में एसएसटी को अप्लाई किया था लेकिन पेपर में करके आ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मैथ साइंस, तो कोई बच्चा बोलेगा शायद मुझे फिर उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे, तो उसको कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे वहाँ पे। इसीलिए जो आपने पेपर में सेलेक्ट किया होगा ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के टाइम पे, वही जाके पेपर में भी करके आना। तो ये जो इसका सीरियल रहेगा, ये 31 से लेके 90 तक इसका सीरियल रहेगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन होंगे, 60 एमसीक्यूज है, 60 मार्क्स कैरी करेंगे। इसके बाद हमारा हो जाएगा चौथा सेक्शन, ये था दूसरा और तीसरा, दूसरे तीसरे में एक ही करना पड़ेगा। इसके बाद क्योंकि चॉइस होती है स्टूडेंट्स के बाद, फिर जो हमारा चौथा सेक्शन है दैट इज लैंग्वेज, फर्स्ट कंपलसरी होता है। इसके 30 मार्क्स देखने को मिलेंगे, 30 एमसीक्यूज, उसमें 30 मार्क्स कैरी करेंगे वो, और सीरियल जो इनका रहेगा वो 91 से 120 तक इसका सीरियल बनता है। इसी तरीके से फिर लास्ट वाला सेक्शन जो सेक्शन 5 है दैट इज लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज सेकंड भी कंपलसरी, मतलब 2 लैंग्वेज एटलीस्ट आपको सेलेक्ट करनी होती है जब आप फॉर्म सबमिट करते हो सीटेट का। इसमें भी 30 मार्क्स, और इसका जो सीरियल है दैट इज फ्रॉम 1 टू 150। तो ये आपके यहाँ पे 150 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और एक बात यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जब हम पेपर देते हैं तो वो पेपर बहुत बड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने एसएसटी सेलेक्ट किया है फिर फॉर्म सबमिशन के टाइम पे, तो वो शायद एक्सपेक्ट करता होगा कि मुझे पेपर में भी सिर्फ एसएसटी पोर्शन ही देखने को मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे दोनों दिए गए होंगे, मैथ भी और एसएसटी भी। अब आपको वहाँ पे ध्यान रखना है मैंने कौन सा सिलेक्ट किया है वही मैं पेपर में करके आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है। एंड में जब वो रिजल्ट चेक करते हैं तो उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया होता है, क्योंकि मे बी वो भूल गए होते हैं तब तक, या मतलब उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहते हैं, या वहाँ पेपर देने के टाइम पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, तो गलत सेक्शन करके आते हैं। और लैंग्वेज में भी आपको ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज जो है सिलेक्ट करी है एज लैंग्वेज फर्स्ट, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज ही करके आएगा। यहाँ वहाँ पे जब आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लैंग्वेज फर्स्ट भी जो है बहुत सारी होंगी। इंग्लिश भी होगा, उर्दू भी होगा, हिंदी भी होगा, इसी तरीके से डोगरी भी होगा, और बहुत सारी जितनी भी लैंग्वेजेस है 5-8 लैंग्वेजेस वहाँ पे दी गई होती हैं, जितने इन्होंने ऑप्शन रखे हैं वो सारे लैंग्वेजेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट। और मुझे ढूंढना पड़ता है मैंने कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट किया था, वही मुझे एग्जाम में भी करके आना है। और इसी तरीके से लैंग्वेज सेकंड का भी ध्यान रखना है, कौन सी मैंने लैंग्वेज सेकंड सेलेक्ट करी थी उसी को पेपर में ढूंढना है, चाहे मैंने उर्दू करी हो, चाहे मैंने हिंदी करी हो। तो जो लैंग्वेज वहाँ पे मैंने फॉर्म सबमिशन के टाइम पे सेलेक्ट करी थी उसी लैंग्वेज के ऊपर वहाँ पे एग्जाम में भी ध्यान देना है, उसी चीज़ को ढूंढना है और उसी चीज़ को फिर करना भी पड़ेगा। अब एलिजिबिलिटी पे आते हैं कि कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल थे, क्योंकि इसका डेट तो ऑलरेडी हो चुका है। तो एनसीटी की तरफ से गाइडलाइन यही है, कोई भी कैंडिडेट जिसने क्वालिफाई किया हो बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, या वो अपीयर होना चाहिए किसी भी टीचर एग्जाम में। और इसके अलावा इन्होंने फिर अलग से गाइडलाइन निकाली, ए पर्सन हु इज परस्यूइंग एनी अदर टीचर एजुकेशन कोर्स, कोई भी टीचर एजुकेशन कोर्स अगर वो परस्यू कर रहा है स्पेसिफाइड इन द एनसीटी नोटिफिकेशन, जो कि इस डेट पे आई थी, तो वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल बनता है। जो मैंने अभी बोला था अपीयरिंग, मतलब यही होता है वो परस्यू कर रहा होगा, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया होगा उस बच्चे का। उसी तरीके से होता है जब हम नेट के लिए अप्लाई करते हैं, जब हम पीजी कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी अपीयरिंग और कंप्लीटेड का ऑप्शन आता है। अब थोड़ा सा इस एग्जाम को अंडरस्टैंड करते हैं। पहली बात जो ये एग्जाम है दिस इज प्रैक्टिकल इन नेचर, मैंने पहले ही बोला था, ये इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिलेशनशिप दिया है किस तरीके से ये बीएड के साथ इसका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप बनता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, या आगे जो जेके टेट भी होने वाला है उसका भी बहुत ज़्यादा रोल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बोला है 95% सेम होगा जो कि सी टेट में पूछा जा रहा है। और एक बात यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कोई बच्चे मैंने यूट्यूब पे देखा है कि बोल रहे हैं कि शायद फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने ये सी टेट क्वालिफाई किया है उनको जेके टेट अलग से क्वालिफाई करना होगा। अब तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि सी टेट जो है ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है। अब जिस बच्चे ने नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई किया है, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आप देखते हो नेट और सेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसी तरीके से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब ये स्टेट जो है ये स्टेट स्पेसिफिक होता है। ये सेट हरियाणा का अलग से अपना सेट होगा, जेके का अलग सेट होता है, इसी तरीके से सारी स्टेट्स का, सारी यूटीज का अलग अलग सेट होता है। और इसमें चॉइस रहती है कि फॉर एग्जांपल जेके का जो सेट है ये मे भी पंजाब में कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो ये रहता है, इसमें ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन नेट का ये मसला है, जब मैंने नेट किया, ये नेशनल लेवल एग्जाम है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये जेके में चलेगा, ये दिल्ली में नहीं चलेगा। आपने देखा होगा जो भी बच्चे नेट करने के बाद पीएचडी में जाते हैं, तो पीएचडी के फॉर्म अगर कहीं पे भी निकलेंगे, नेट वाला बच्चा कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है। इसी तरीके से सी टेट भी है और जेके टेट भी है। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे इससे पहले जेके टेट नहीं होता था तो बच्चों के पास ऑप्शन ही नहीं था, वो बच्चे अपनी मजबूरी में ही सी टेट के लिए अप्लाई करते थे, उसी को क्वालिफाई किया है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जेके में भी जिनके पास ऑलरेडी सी टेट है। हम भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं। जो हमारा प्रीवियस बैच था उसमें हमारे ऑलमोस्ट 8 स्टूडेंट्स थे, क्योंकि पहला ही बैच था, तो वहाँ पे भी 5+ स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई कर लिया ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके साथ साथ बहुत सारे कई सारे बच्चे जेके में होंगे जिनके पास सी टेट होगा। तो ये पागलपन ही होगा कि जब फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर एलिजिबिलिटी में जेके टेट रखा जाए या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा जाए, तो वहाँ पे कोई बंदा बोलेगा कि नहीं जिसके पास सी टेट है वो एलिजिबल नहीं है, उसको अलग से टेट करना पड़ेगा। तो ये बात मुझे कहीं समझ में नहीं आती है। जिसके पास टेट होगा उसको जेके टेट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब ये बात भी सही है कि जिसका सी टेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली उसका जेके टेट हो जाएगा, क्योंकि मतलब उसने नेशनल लेवल पे एग्जाम क्वालिफाई किया। तो जब ये स्टेट लेवल पे निकलेगा ये वाला एग्जाम, तो वो कर ही सकता है। अगर नहीं भी करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कल को अगर टीचर पोस्ट निकलते भी है तो सी टेट वाले ऑटोमेटिकली इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होनी चाहिए। उनको ये नहीं बोला जाना चाहिए कि नहीं आप जेके टेट अलग से दो, फिर हम आपको जो है इसके लिए एलिजिबल बनाएंगे।
कोई ऐसी बात नहीं है, जिनके पास सीटेट है आप को जेके टेट देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये जो मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो हमने लास्ट या जो पेपर आया था, अगर टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि मतलब पहले पहले टाइम पे मतलब ऑप्शंस इजी पूछे जाते थे, मतलब वो जो वहाँ पे एग्जाम सीटेट एग्जाम था, लेकिन लास्ट टाइम पे हमने देखा कि बहुत सारे ऑप्शंस डिफिकल्ट दिए थे, मतलब एक तो पहले दो तीन जवाब दिए, फिर पूछा गया है कि दो है कि तीन है कि चार है, मतलब इस तरीके से पूछे जाते हैं, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेंथी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है ये पेपर। इसके बाद एग्जाम इज बेस्ड अपॉन डेवलपिंग टीचर साइकोलॉजी। ऑब्वियस बात है, मतलब ये एग्जाम है ही इसीलिए कि मतलब हमें देखना है कि कौन कौन किस किस बच्चे में जो है एबिलिटीज है टू बिकम ए गुड टीचर, मतलब चीज़ें भी वही पूछी जाती हैं प्रैक्टिकल टाइप, मतलब क्लासरूम सेटिंग्स के बारे में पूछा जाएगा, मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाएगा, बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में पूछना है। इसी तरीके से सोशल साइंस है, मैथ साइंस में भी उन्हीं वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि 6th 7th और 8th लेवल तक के बच्चों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या उनको जो पढ़ानी होती है। तो इसके बाद ये एग्जाम सेम जो मैंने अभी बोला था, जिस तरीके से हम नेट का एग्जाम बोलते हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हम देते हैं, इसी तरीके से जब बीएड की डिग्री करते हैं तो मुझे लगा बीएड की डिग्री के बाद जो सीटेट वाला एग्जाम है वो सेम जिस तरीके से नेट होता है सीटेट सेम उसी तरीके से बीएड की एग्जाम की बीएड जो डिग्री है उसके उसको रिलेशनशिप बनता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है बीएड डिग्री के साथ इस एग्जाम का, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और मैंने अभी बोला कि ऑप्शंस बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड आते हैं वहाँ पे। टाइम मैनेजमेंट इज द की इन दिस एग्जाम, मतलब जिसने 150 क्वेश्चंस पूरे प्रॉपर पैटर्न के साथ कर लिए, चीज़ों बिना जो है टाइम गवाए और मतलब फिर ऑप्शंस भी सही तरीके से क्लिक किए, तो वो इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकता है। कंटिन्यूस एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसके बाद ये एग्जाम अगर मैं मुझसे पूछा जाए तो इस एग्जाम को जो है वो इंसान अच्छे से आराम से कर सकता है जो कि एक रेगुलर पैटर्न पे चले, मतलब किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक रेगुलर पैटर्न तो चाहिए चाहिए, लेकिन इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स। मैंने पहले ही बोला पेपर को जब आप अटेम्प्ट करने जाते हैं तो यू नीड टू हैव ए टीचर साइकोलॉजी, मतलब जब पेपर में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो वो इसी टीचर साइकोलॉजी के अराउंड पूछे जाते हैं, यू बीइंग एज अ टीचर फिर उसी के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ऑब्वियस बात है 2 4 10 दिन की बात तो नहीं है ना, मैं बन जाऊंगा अपने आप को बोलूंगा कि हाँ मैं टीचर बन गया तो बन गया, नहीं, ये एक प्रोसेस होती है जो कि 1 2 महीने जब इंसान इसी के साथ लगा रहेगा तो ऑब्वियस बात है उसके अंदर ये चीज़ें फिर खुद ब खुद डेवलप हो जाएंगी। इसी के सिलसिले में बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं क्योंकि हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है जिसकी लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरा नंबर भी यहाँ पे शो हो जाएगा, आप मुझे इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑलरेडी सेकंड बैच स्टार्ट हो गया जो कि अभी मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर हम कोई एक सिंगल बुक होगी इस एग्जाम के लिए उसी को बाय करते और फिर हम उसको पढ़ते। ये सबसे मतलब मुझे लगता है सबसे मतलब अगर मैं बोलूँ सबसे गलत डिसीजन ही होता है इस एग्जाम को लेकर कि मैं एक बुक लूंगा और फिर उसी बुक में मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने पहले बोला ये एग्जाम जो है ये प्रैक्टिकल एग्जाम है। प्रैक्टिकल का मतलब ये सारी चीज़ें एक ही बुक में तो मेंशन नहीं होगी। हाँ, बुक का एक फ़ायदा यहाँ पे एक चीज़ बनता है, इंसान रहता है थोड़ा सा कनेक्टेड इन द सेंस, मतलब अभी इतना सिलेबस है, मतलब उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। तो बुक से कहीं न कहीं उसको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि मैं कितनी सारी चीज़ें पढ़ूँ। लेकिन बुक एक अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है और दुनिया की कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो कि फॉर एग्जाम्पल सिंगल बुक हो या मतलब 1 2 भी कि उसमें फिर सारी चीज़ें मिल जाए आपको। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा सिलेक्टिव होके चलो। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टैटिक इसमें जब मैं अगर आप फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इससे पहले ओरिएंटेशन सेशन हुआ था वहाँ किस तरीके से इसका जो है ब्रेकअप हुआ है इस एग्जाम का ब्रेक डाउन, मतलब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे सीडीपी जो हमारा पोर्शन है इसमें बहुत सारी चीज़ प्रैक्टिस के बेस पे या प्रैक्टिकल चीज़ है, मतलब वही डेवलपमेंट बच्चे की डेवलपमेंट या मतलब टीचर मैनेजमेंट बाकी सारी चीज़ें, तो ये भी एक टाइप ऑफ प्रैक्टिकल चीज़ है। इसी तरीके से लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड जो है इसमें भी जो हमारे 15 मार्क्स लैंग्वेज पोस्ट की और 15 सेकंड की वो भी पेडागोजी बेस्ड है, वो भी प्रैक्टिकल टाइप है। लैंग्वेज जो है डेवलपमेंट बच्चे में किस स्टेज पे कौन सी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। इसी तरीके से जो ऑप्शनल चीज़ हैं चाहे एसएसटी हो चाहे मैथ साइंसेस हो उसमें भी सिर्फ 40 क्वेश्चन जो है स्टैटिक पोर्शन से आते हैं, रेस्ट जो 20% यहाँ से भी है वो सीधे पेडागोजी के होते हैं। तो ऑलमोस्ट 80% सिलेबस तो प्रैक्टिकल ही है। तो मैं नहीं बोलूँगा कि एक ही बुक खरीदो आप। अब दूसरा यहाँ पे जो चीज़ है वो है कि सर मैं यूट्यूब से पढ़ना चाहता हूँ, तो बेटर है अगर आप फॉर एग्जांपल कर सकते हो, इतनी ज़्यादा कंटिन्यूटी इतनी ज़्यादा पेशेंस इतनी ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो चीज़ों से, तो आप पढ़ सकते हो, चाहे आप वहाँ पे पेड कोर्स लो चाहे आप ऐसे ही लो, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो तीसरा हमारे पास है शुड आई जॉइन प्रॉपर क्लासेस, मतलब जहाँ पे मुझे पूरा मेरे ऊपर कोई प्रॉपर मैकेनिज्म हो गाइडेंस हो टीचर्स की, तो मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट चॉइस है ये प्रॉपर क्लासेस ज्वाइन करना। और उसमें भी फॉर एग्जाम्पल मैं अब अपनी बात करूँगा कि हम जिस तरीके से क्लासेस कंडक्ट करते हैं, एक तो हमारे यहाँ से प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, फिर दूसरा ये है कि हम फुल सिलेबस कंप्लीशन करते हैं, मतलब जो भी चीज़ इस एग्जाम में पूछी जाती है हम सारी चीज़ों के लिए आपको तैयार करते हैं। हम स्टूडेंट्स एबिलिटी के हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब जो जिस बैकग्राउंड से आया हो, कोई बैचलर्स करके आया है, कोई मास्टर्स करके आया है, या इसी तरीके से अभी का जो पैटर्न है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक तो है ऑलरेडी, एक तो है ये एस्पेरेंट्स, कौन से जनरल वाले एस्पेरेंट्स, फॉर एग्जांपल जो बीएड करके आए हो, जो एमए करके आए हो, एमएड करके आए हो, जिनको हम जनरल स्टूडेंट्स बोलते हैं, जनरल एस्पेरेंट्स। मतलब ये अभी सर्विसेज में नहीं है, लेकिन आपको पता होगा जो जब से सुप्रीम कोर्ट ये रिव्यू पिटिशन का ऑर्डर आया तब से बहुत सारे टीचर्स को भी ये अब मतलब फील हो रहा है कि इनको जो है टेट इनके ऊपर भी मैंडेटरी कर दिया जाएगा, या जो आरईटीएस जितने भी नए रिक्रूट्स हो जो रिक्रूट किए गए थे उनको तो टेट देना ही देना है। तो इस बार हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स भी जुड़े हैं, मतलब जो ऑलरेडी इन सर्विस है, इन सर्विस टीचर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ऑब्वियस बात है हम क्या करते हैं, मैंने अभी बोला कि स्टूडेंट की एबिलिटी के हिसाब से। अब हमें पता है जनरल वाले बच्चे मतलब उतनी ज़्यादा उनको मतलब ज़रूरत नहीं होती है मतलब प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ फिर भी चीज़ें पिकअप करने में उतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होती है जितना हमारे टीचर्स को होती है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है इनको किसी भी एग्जाम में ऐसे फॉर्मली ये अपेयर नहीं हुए हैं, तो थोड़ा चीज़ें समझने में टाइम लगता है।
इनके लिए हमने अलग से टीचर स्पेशल बैच बनाया है और जनरल स्टूडेंट्स के लिए जनरल बैच बनाया है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, हम स्टूडेंट की एबिलिटी के हिसाब से पढ़ाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ रेगुलर और प्रॉपर टाइम टेबल हम फॉलो करते हैं। रोज क्लासेस होती हैं, उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाते हैं। लेकिन ये रोज जब क्लासेस होती हैं ना, तो बच्चे को पूछा जाता है कि कभी कभार अगर वो एब्सेंट रहेगा, उनको उसको कॉल करी जाती है, क्यों नहीं थे आपको, मतलब कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी। कहने का मतलब ये है कि एक रेगुलर पैटर्न हमारे साथ जुड़ने से आपका डेवलप हो जाता है। कंटिन्यूस प्रैक्टिस कराते हैं हम पीवाईक्यूज की, जो लास्ट ईयर में, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो जरूरी बनता है कि हम पीवाईक्यूज को ज्यादा से ज्यादा करें। एक हफ्ते में पूरे क्लासेस चलते हैं, उसके बाद संडेज, हर संडे को हम टेस्ट सीरीज लेते हैं बच्चों की। उसके बाद हमारे यहाँ से आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं। लाइव इसलिए क्योंकि जब बच्चा क्लास में होता है, हम रिकॉर्डेड भी जब देते हैं तो बच्चे के ऊपर होता है, वो देखे तो वाह, नहीं देखे तो उतना ज़्यादा मतलब उसको मतलब प्रेशर नहीं होगा। लेकिन लाइव में ये रहता है कि बच्चा एक्टिव रहता है, सीरियस रहता है, उसके सामने कॉपी एंड पेन रहती है, तो उसको वो वहाँ पे उसको ज़रूरी बनता है कि वो यहाँ से अगर कुछ चीज़ पूछी जाए तो वो जवाब देगा। लेकिन रिकॉर्डेड का ये सीन नहीं। अभी आपने बोला था कि शुड आई लर्न फ्रॉम यूट्यूब क्लासेस, यूट्यूब में भी आपको साथ आपका यही मसला रहता है। चाहे अगर आप वहाँ पे फ्री पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई कोर्स लिया हो आपने, फिर भी आपको यहाँ वहाँ पे ये प्रॉब्लम रहती है कि वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपने क्लास दी लेकिन वहाँ से आपको कुछ चीज़ें उस तरीके से नहीं पूछी जाएंगी, तो उतना ज़्यादा आप मोटिवेट नहीं रहते हो, उतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन हमारे यहाँ जब आप लाइव क्लासेस में रहते हो, तो हम आपसे पूछते हैं, कल का जो हमने पढ़ाया होता है वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, और इसके अराउंड भी जो उस टाइम पे भी चीज़ें पढ़ाते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ता है, मतलब सीरियसनेस दिखानी होती है। और आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो एट द कंफर्ट ऑफ योर होम, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती है। यहाँ पे मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि ऑलरेडी हमारा ये सेकंड बैच है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि लास्ट टाइम हम पहला बैच कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा सेकंड बैच है। इस टाइम पे एडमिशन अभी चल रहे हैं, मतलब आप रजिस्ट्रेशन कभी भी कर सकते हो। हमारे यहाँ से जो आप सब्जेक्ट्स कवर करते हो, हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ाते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज फर्स्ट हमारी इंग्लिश रहती है, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश पढ़ाते हैं, उर्दू भी पढ़ाते हैं, लैंग्वेज सेकंड एज या किसी ने फर्स्ट भी ली हो। उसके अलावा सोशल साइंसेज, मैथ और साइंस भी हम कंप्लीट कराते हैं। ये हमारी फैकल्टी है। सोशल साइंसेज ये मैं खुद हूँ, आदिल हुसैन खांडे। मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। मेरा दूसरा जो हमारा उर्दू कैंडिडेट है रुपया हमीद, उसने भी सीटेट क्वालिफाई किया है। शाहिद अहमद हमारे साथ है, उसने भी सीटेट क्वालिफाई किया है। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जावेद सर पढ़ाते हैं, बासित सर साइंस पढ़ाते हैं, और इसी तरीके से जुनैद सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर वे में आपको ट्रेनिंग के तौर पे आपको क्लासेस दी जाती हैं, तब जाके आप हम इस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करवाते हैं। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है, अगर किसी बच्चे को रजिस्ट्रेशन करनी है, तो वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7051650020। ये इस नंबर पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपनी सर्टिफिकेट भी शो करी है, इस तरीके से लास्ट में आपकी सर्टिफिकेट बन जाती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को इसके ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है इसी नंबर पर जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाया अभी, 7051650020। ये मेरा नंबर है 7051650020। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके आप कोई भी चीज़ हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगी, आप हमारा व्हाट्सअप चैनल और जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, और आपको अप टू डेट किया जाएगा बहुत सारी चीज़ों के अराउंड। पर्टिकुलरली मेरी रिक्वेस्ट रहेगी टीचर्स से, कि बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। कोशिश करिए कि आप भी इस एग्जाम को विदाउट एनी प्रेशर क्वालिफाई करने की, अभी उतना ज़्यादा प्रेशर आप पे है नहीं, ज्वाइन करिए, पढ़िए, 1-2 महीने आपका आसानी से हो जाएगा। थैंक यू सो मच।